This conference will now be recorded. ऑटम 21 का क्वेश्चन नंबर 8 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सवाल आया है लास्ट अटेम्प्ट में। अच्छा सवाल है, इसमें कुछ चीजें अच्छी हैं। इसमें दो चीजें उसने फाइंड करवाई हैं, एक तो कैश मिस अप्रोप्रिएशन कि कैश कितना चोरी हो गया, और बाकी जो नॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो देख लेते हैं। द अकाउंटेंट ऑफ CGC were terminated on charge of fraud, and you have been assigned the task of preparing the accounts for the year ended 31st December 2020. You have found the proper books had not been maintained. The management of CGC has given you the following information. Information में वो कहता है cash and bank at 1st January 2020 amounted to be 0.5 million and 0.2 million respectively. आपके पास वो कहता है कैश एंड बैंक का जो बैलेंस है स्टार्ट में वो है 0.5 मिलियन और एंड पे है 0.2 मिलियन। However, as on 31st December 2020, there was no cash balance and 4.2 million in the bank. कहते हैं कैश तो था ही नहीं, बैंक में 4.2 मिलियन पड़ा है। ओके की बात लिखा हुआ है, द मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू पे 3-year सब्सक्रिप्शन इन एडवांस अपॉन एडमिशन या रिन्यूअल। एडमिशन का मतलब जिस साल वो आते हैं, रिन्यूअल का मतलब कि अगर उनके 3 साल खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद फिर वो 3 साल के पैसे दे देंगे। फुल ईयर सब्सक्रिप्शन इज चार्ज्ड फ्रॉम मेंबर ज्वाइनिंग ड्यूरिंग द ईयर। कहता है जिस साल भी कोई मेंबर आता है ना, उस एक साल की इनकम लिख देते हैं, बाकी सारे का सारा जाहिर सी बात है एडवांस में चला जाएगा। नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एज अंडर, कहता है 2018 के अंदर 100 मेंबर्स बने और हर मेंबर ने 60,000 रुपए दिया 3 सालों का। 3 इयर्स सब्सक्रिप्शन पर मेंबर, ये 60,000 3 सालों की है, एक साल की नहीं, और 100 लोगों की है। 2019 में 140 और 2020 में 160, और हम किस साल पे खड़े हैं 2020 में। इसका मतलब ये हुआ 2018 में एक साल तो वो इनकम में चला गया होगा 2018 में ही, और 2019 में भी एक साल इनकम में चला गया, ऐसा ही है। और 2020 में एक साल का स्टिल उसका ब्रॉड ऑन आएगा। अगर हम ब्रॉड ऑन फाइंड करना चाहें, चाहे आप इसका ब्रॉड ऑन फाइंड करना चाहो, कैरिड ऑन फाइंड करना चाहो, डायरेक्ट इनकम भी फाइंड हो सकती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है किसी भी लेवल पे। फिर वो कहता है कि दिसंबर 2020 में 10 लोग ऐसे हैं जिनको हमने स्पेशल परमिशन दी, बट दे हैड नॉट बीन पेड द सब्सक्रिप्शन, लेकिन उन्होंने सब्सक्रिप्शन पे नहीं की। 2020 में 10 लोग आए लेकिन उन्होंने सब्सक्रिप्शन पे नहीं की, मतलब 2020 की सब्सक्रिप्शन 10 लोगों की रिसीवेबल हुई। ओके, फिर कहता है आफ्टर ईयर एंड 5 मोर मेंबर्स इन्फॉर्म दैट 3 ईयर सब्सक्रिप्शन अमाउंटेड इन 2020, इट वाज फाउंड दैट द अमाउंट वाज मिसअप्रोप्रिएटेड बाय द अकाउंटेंट। कहता है वो 5 लोगों की जो पैसे है ना सब्सक्रिप्शन के, वो अकाउंटेंट ले गया। लेकिन हम नॉर्मल तो लिखेंगे ना, फिर 5 बंदों का जो अप्रोप्रिएशन है वो हम लिख देंगे एक्सपेंस के अंदर। पहले हम सिर्फ सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं, फिर बारी बारी सारी चीजें देखते जाते हैं। चले जी, अगर आप सब्सक्रिप्शन की बात करो तो लेजर बनाना है तो लेजर भी बन जाएगा, और अगर लेजर के बगैर करना का चाहते हो काम तो लेजर के बगैर भी काम हो जाएगा। कॉमन सेंस से अगर करना चाहते हो तो लेजर के बगैर भी काम हो सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप मुझे बताएं कि जो हमारे पास 2018 से काम चल रहा है, 2018
2018 में थे, उसमें 60,000 हमें मिल गया 100 लोगों का। 2018 में 100 लोग थे, हर बंदे का 60,000 रुपया। ठीक है, इसके बना लिए हमने 3 हिस्से। पहले साल 6 मिलियन बन गया ना टोटल। इसमें से अगर इसको हम 3 पे डिवाइड कर दें तो एक साल तो 2018 के अंदर इनकम रिकॉर्ड हो चुकी है, एक हिस्सा गया। एक हिस्सा 2019 में इनकम में रिकॉर्ड हो चुका होगा, इसका मतलब है एक हिस्सा इसका 2019 में चला गया और एक हिस्सा 2020 की इनकम में आएगा, क्योंकि 3 साल है ना। 2018 में 100 लोग आए, 3 सालों की सब्सक्रिप्शन दी, तो इसका मतलब अगर मैं आपसे सिर्फ इतना कहूं कि हमारे पास इसका डिवाइडेड बाय 3 साल मल्टीप्लाइड बाय 1 साल, कितना आ गया? 2 मिलियन। ये 2 मिलियन साल के शुरू के ब्रॉड डाउन में आ रहा होगा और इस साल की इनकम भी बन जाएगा। अगर आप सिर्फ ब्रॉड डाउन फाइंड करना चाहते हो तो 2018 के 2 साल इनकम हो चुकी हैं, सिर्फ 1 साल रहता है जो इनकम में आएगा, सॉरी ब्रॉड डाउन में आ रहा होगा साल के शुरू में। 1 साल तो एक्सपायर नहीं हुआ ना अभी, और यही 2 मिलियन इनकम में भी आएगा। 2019 में देखें जरा, जो 2019 में पैसे मिले, कितने लोगों ने पैसे दिए? 140 लोग बंदे ने, मल्टीप्लाइड बाय 75,000। जी जनाब, कितनी अमाउंट आ गई? 140 मल्टीप्लाइड बाय 75,000, 1050,000 डिवाइडेड बाय 3। जी, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं अभी ना ब्रॉड और फाइंड करना चाहता हूं कि जो 2020 के स्टार्ट के अंदर हमारा एडवांस आ रहा होगा। अब इसमें 2019 में 1 साल गुजर चुका है, इसका मतलब है 1 साल की जो इनकम हो चुकी है। फिर इसका मतलब है इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो साल के शुरू में जो 2020 में इनकम आनी है और जो 2021 में इनकम जानी है वो तो एडवांस ही हुई ना। तो 7 मिलियन ये अमाउंट हमारी साल के शुरू में एडवांस आ रही होगी। ऐसे अगर कॉमन सेंस और भी चलाए ना तो इसमें इनकम भी आ सकती है। ये जो 2 मिलियन है ये सीधा सीधा इनकम हो गया। 7 मिलियन में 3.5 मिलियन इनकम और बाकी फिर आगे फर्दर आगे चला जाएगा। बट अगर हम लेजर अप्रोच से चले, लेजर में हमारे पास ब्रॉड डाउन आ रहा होगा 9 मिलियन लायबिलिटी वाली साइड पे। जो आपने एडवांस किया था ना 2018 में, 2018 में 1 साल एक्सपायर हो गया, 2019 में 2 साल एक्सपायर हो गए, 1 साल का हमारा 2020 के एडवांस में आ गया। 2019 में 1 साल एक्सपायर हुआ है, 2019 में 1 साल एक्सपायर हुआ है, बाकी क्या आ गया एडवांस में। अब आ जाओ कैरी डाउन। कैरी डाउन भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब आपने मुझे बताना है 2019 का बैलेंस 2020 तो एक्सपायर हो गया, सॉरी 2018, 1 साल 2018 में, 1 साल 2019 में और 1 साल 2020 में खत्म। मैं अब कैरी डाउन की तरफ जा रहा हूं। 2019 का 1 साल एक्सपायर हो जाएगा 2020 के अंदर और 1 साल स्टिल एडवांस में रहेगा, 1 साल स्टिल एडवांस में रहेगा 3.5 मिलियन या 3500,000। अब आ जाते हैं 2020 पे।
2020 में भी 160 बंदे ने 90,000 दिया, और वो जो 5 लोगों ने पैसे दिए थे वो भी तो अब हमारी तो लायबिलिटी बन गई ना। जिस 5 लोगों ने पैसे दिए थे, अकाउंटेंट लेकर भाग गया, तो क्या अब वो 5 बजे हमें 5 बंदे हमें दोबारा पैसे देंगे, या वो अब हम समझेंगे कि हमारे पैसे आ गए? हम यही समझेंगे कि वो पैसे आ चुके हैं। ठीक है, तो वो पैसे कितने लोग बन जाएंगे? 165, 90,000 के हिसाब से 165 90,000 के हिसाब से, क्योंकि 165 है, 160 लोग ऊपर जिसमें रिसीव किया, और 5% ऐसे हैं, मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने पैसे दिए, तो वो भी हमारी तो लायबिलिटी बन गई ना। अब मुझे बताओ कि ये जो पैसे हमें 2020 में 3 सालों के मिले हैं, इसमें लायबिलिटी कितनी रही 2020 में? तीनों सालों की, 1 साल की, या 2 सालों की? 2 सालों की। भला कैसे? 3 सालों के पैसे लिए, 1 साल तो इनकम में आ चले जाएंगे, और बाकी लायबिलिटी बन जाएगी। तो कितनी अमाउंट आ गई है जनाब? 165 मल्टीप्लाइड बाय 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, 99 100,000। सर जी सर ये 2/3 का दोबारा से बता दें। देखें, आपको 2020 में 3 सालों की सब्सक्रिप्शन मिली है, तो इसका मतलब है जो 1 साल की सब्सक्रिप्शन है वो तो हम इनकम में चार्ज कर देंगे, 1 साल की सब्सक्रिप्शन। बाकी 2 सालों की सब्सक्रिप्शन एडवांस में चली जाएगी। ठीक है, तो कितनी अमाउंट आ गई जनाब इसका कैरी डाउन? 9900 प्लस 3500 13। पेपर में तो हम जाहिर सी बात है 000 में करेंगे, इन 1000 में सवाल करेंगे, अभी भी चाहे इन 1000 में कर लो। कैरी डाउन आ गया 13400। डन। अब नेक्स्ट कहता है कि जनाब आप लोगों ने 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी पैसे नहीं दिए, उसको बाद में देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि 2020 में हमने एक्चुअल में रिसीव कितने किए, कैश के नाम से कितने आएंगे। तो कैश के नाम से तो पैसे पूरे ही आएंगे ना, कैश तो हर बंदे ने 90,000 आपको 2020 में दे दिया, कैश तो पूरा ही डेबिट हो जाएगा। तो 90,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 165 से, तो हमारे पास कैश कितना आया? 14850, 14850। ओके होगी बात। अब देखें 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि वो मेंबर हैं, उनको स्पेशल प्रोटोकॉल भी दिया, लेकिन उन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए। तो 2020 के अंदर 10 लोगों ने पैसे नहीं दिए, तो वो रिसीवेबल में चले जाएंगे। 10 लोगों ने पैसे नहीं दिए तो वो कहां चले जाएंगे? रिसीवेबल के अंदर। तो कितनी अमाउंट बन जाएगी रिसीवेबल की, जरा फाइंड करके बताएं, कितनी अमाउंट बनेगी रिसीवेबल की, जल्दी जरा। अब जरा गौर फरमाएं, 90,000 3 सालों की सब्सक्रिप्शन है, तो 1 साल की सब्सक्रिप्शन कितनी बनी? 30,000। और 30,000 जो सब्सक्रिप्शन इस साल की बनती है 10 लोगों ने नहीं दी, तो कितने लोगों ने पैसे नहीं दिए? हमें कितने पैसे नहीं दिए? 300,000। 90,000 मेरे भाई 3 सालों की सब्सक्रिप्शन है, और रिसीवेबल सिर्फ 2020 की है, 2021 की तो रिसीवेबल है ही नहीं, क्योंकि वो जब टाइम आएगा तब देखी जाएगी। उन्होंने 3 सालों के पैसे देने हैं, लेकिन
एक्चुअल में हमारे रिसीवेबल तो वही होते हैं ना जो अक्कर हो गए हैं और अभी तक मिले ना हो। तो 1 साल गुजरा है अभी, तो उसी साल के रिसीवेबल में लिखेंगे। जो 2 साल अभी है ही नहीं तो वो तो रिसीवेबल बने ही नहीं, तो उसको हमने रिसीवेबल में नहीं लिखना। तो रिसीव ब्रॉड ऑन है ही नहीं, कैरिड ऑन है। 90,000 के हिसाब से उसको 3 पे डिवाइड किया, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, कितनी अमाउंट आ गई? 300। चले जनाब, अब इसको बैलेंस करके जो सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी वो हमारा आंसर होगा। हाँ जी, कितना आंसर आ रहा है? $10750। चलें जी, एक स्टूडेंट पूछा है कि सर कैरिड ऑन बता दें। देखिए कैरिड ऑन में हमने देखा कि 2019 के 1 साल की अभी अमाउंट रहती है जो एक्सपायर नहीं हुई, और 165 जो 2020 में लोग नए आए हैं उसकी भी 2 सालों की जो इनकम होगी वो अभी एक्सपायर नहीं हुई। क्योंकि बात मैं दोबारा अगर आप चाहते हो तो मैं एक आपको यहाँ पर एक टेबल बनाकर दे रहा हूं, जैसे ये पिछला भी सवाल किया है हमने। देखें 2018, 2019 और 2020 ऐसे ही है ना। अब हम बात कर रहे हैं 2020 की। अब मैं सिर्फ आपकी सिर्फ 2020 की एक इनकम लिखने लगा हूं और एक मैं उसका कैरिड ऑन लिखने लगा हूं, बस। ठीक होगी बात? अब आप मुझे बताएं कि आपके पास 2018 में 100 लोग थे, 100 थे, हर बंदे ने कितने पैसे दिए? 60,000। 100 टोटल थे और हर बंदे ने दिए 60,000। आपने मुझे बताना है ये 2018 में मिले 3 सालों के पैसे। 1 साल 2018 गुजर गया, 2019 भी गुजर गया, मतलब 2 साल खत्म। तीसरा साल 2020 है, तो 1 साल के पैसे 2020 की इनकम में आ जाएंगे। इसको 3 में डिवाइड किया तो 2 मिलियन आ गया था। तो क्या 2018 में से क्या कोई लायबिलिटी रह गई या खत्म होगी 2020 में जाके? जो 2018 के पैसे हमें मिले थे, जो 2018 में पैसे मिले थे, एक इनकम हो जाएगी 2018 में, वो गुजर चुका है, 2019 भी गुजर चुका है। 1 साल 2020 की इनकम में आ गया और 2020 में अब 2018 से रिलेटेड कोई लायबिलिटी नहीं रही, खत्म हो गया, एडवांस सारा कंप्लीट हो गया। 2019 में आए, 2019 में लोग थे 140, 75,000 के हिसाब से। हाँ जी जनाब, लोग कितने थे? 2019 में लोग थे 160, 175 के हिसाब से। जी जनाब, बताएं जरा 140 मल्टीप्लाइड बाय 75,000 डिवाइडेड बाय 3। अब आपने मुझे बताना है 1 साल कब एक्सपायर हो चुका है? 2019 के अंदर। 1 साल 2019 में एक्सपायर हो चुका है। 1 साल की इनकम 2020 में आएगी। ओके की बात? और 1 साल की स्टिल 2020 में भी एक्सपायर नहीं हुई, तो वो चली जाएगी लायबिलिटी के अंदर। अब आ जाओ 2020 में।
2020 में ऊपर 160 मेंबर लिखे हुए हैं, लेकिन ये जो 5 लोगों ने पैसा दिया है ना, वो भी तो हमारी लायबिलिटी बन जाएगी ना। तो टोटल एक्चुअल में पैसे 165 लोगों से आए थे, बट वो कैशियर ने, अकाउंटेंट ने थोड़ा घपला कर लिया, जिसकी वजह से वो पैसे ऊपर वाले रिसीट में नजर नहीं आए। चले जनाब, 165 मल्टीप्लाइड बाय 90,000 डिवाइडेड बाय 3। अब ये 2020 है, एक साल इनकम में आएगा, एक साल इनकम में आएगा और बाकी 2 साल लायबिलिटी में चले जाएंगे। तो बताओ जरा, एक साल की इनकम कितनी आ रही है? 495,000। और बाकी 2 सालों के पैसे बता दो जो लायबिलिटी में चले जाएंगे, 4950 आएगा या? और बाकी लायबिलिटी में कितने आ जाएंगे? 2 सालों के पैसे बता दो। डबल 90000। डन होगी बात। उसके बाद 10 लोगों के पैसे रिसीवेबल हैं। क्या मैं उन 10 लोगों के पैसे इनकम में लिखूंगा या नहीं, या जब रिसीव होंगे तब इनकम में लिखूंगा? एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है? 10 लोगों के पैसे जो रिसीवेबल हैं, अभी तक मिले नहीं, क्या वो मैं इनकम में लिखूंगा या नहीं? तो वो भी हमने इनकम में लिखने होते हैं। तो 10 लोगों के पैसे वो एक इसी साल के लिखेंगे, सारे नहीं लिखेंगे, रिसीवेबल सिर्फ इसी साल के हैं। तो 30,000 एक साल का बनता है और 10 लोगों के इस साल के रिसीवेबल हैं, तो वो भी इनकम में आ जाएंगे। लो जनाब, इसको प्लस कर लो तो इनकम में लिख दो, इसको प्लस कर दो तो लायबिलिटी कैरी ऑन में लिख। और यही चीजें हमें चाहिए होती हैं। ओके होगी बात। और अगर आप अपने लेजर को देखो तो उसकी इनकम मैच करो तो वो भी वही बनेगी। अगर आप इस इनकम को फाइंड करके देखो तो वही इनकम बनेगी। चले, मैंने लेजर के साथ भी बता दिया, वैसे सिंपल भी बता दिया। अब हम चलते हैं अपना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। हाँ जी, सबसे पहले मैं लिखूंगा सब्सक्रिप्शन, वर्किंग नंबर 1। कितनी अमाउंट आई है इनकम में? कितनी अमाउंट है? 10। बता दीजिए दोबारा एक दफा। 750 इन 1000 में लिखना है। 10750। अब बाकी भी इनकम देखते जाते हैं, मुश्किल एक ही इनकम होती है, बस याद रखें। बाकी इनकम देखते जाते हैं और जो जो चीजें वर्किंग भी करते जाएंगे। लिखा हुआ है CGC रिसीव्ड अ डोनेशन इन 2019। 2019 में 8 मिलियन की डोनेशन मिली। कब? 2019 में। टू मीट द रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर ऑफ इट्स गल्फ कोर्स। स्पेसिफिक डोनेशन एक टाइप की। आउट ऑफ टोटल डोनेशन द क्लब हैज स्पेंट 2.4 million and 2.8 million in 2019 and 2020। जो 2019 में एक्सपेंस हो चुके थे उनका ताल्लुक हमारे 2020 के साथ नहीं है। हमने तो देखना है कि 2020 में कितने खर्च हुए, वो हुए 2.8 मिलियन। एंट्री पास हो जाएगी, डोनेशन डेबिट। अब मैं आपको बताने लगा हूं इसके बारे में, पहले भी कुछ लोग परेशान थे। आपको 8 मिलियन डोनेशन मिली ना 2019 में, स्पेसिफिक है तो हम सारी की सारी लिख देंगे नॉन करंट लायबिलिटी में। कहां लिख देंगे? नॉन करंट लायबिलिटी में, अगर लाइफ डिफाइन नहीं है तो। अब 2019 में कितनी खर्च हो गई? 2.2। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2.2 माइनस कर देंगे। पहले जब पैसे मिले थे एंट्री क्या पास की थी?
कैश डेबिट किया था, डोनेशन क्रेडिट की थी। डन। अब अगली बात सुने, जब ये पैसा खर्च हो गया एंट्री पास करेंगे डोनेशन डेबिट, डोनेशन लायबिलिटी, कैश क्रेडिट। ये हमने एंट्री पास की थी 2019 में, जिसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। 2.8 मिलियन खर्च हुआ 2020 में, जिसका जो हमारा साल है। एंट्री पास करूंगा डोनेशन डेबिट, डोनेशन लायबिलिटी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाली, और कैश क्रेडिट। हर साल यही करता जाऊंगा। अब इसके इफेक्ट क्या होंगे भला? मैं कैश बुक बनाऊंगा तो कैश में से माइनस कर दूंगा 2.8 मिलियन, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 2.8 मिलियन लायबिलिटी से माइनस कर दूंगा। मतलब 8 में से 2.2 भी निकाल दूंगा, और 2.8 जितना खर्च हो गया उतना माइनस होता जाएगा और कैश क्रेडिट होता जाएगा। बात क्लियर हुई? चले जनाब, तो इसका ताल्लुक इनकम एक्सपेंस के साथ तो है नहीं, ठीक है। अगर हम एंट्री देखें तो लायबिलिटी कम हो रही है और कैश कम हो रहा है। मैं आपको सजेस्ट करता हूं अभी, क्योंकि हमने इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, साथ कैश बुक भी बना लें साथ ही, क्योंकि यहां से कैश मिस अप्रोप्रिएशन फाइंड होना है, जो हमने एक्सपेंस में लिखना है। हमने यहां से कैश मिस अप्रोप्रिएशन फाइंड होना है, जो हमने लिखना है। तो कैश का बैलेंस बता दे, ओपनिंग क्लोजिंग बताया हुआ था क्वेश्चन के अंदर। ये ब्रॉड ऑन है, वो कहता है कि जनाब कैश एंड बैंक का इकट्ठा ही बनाया ना 2.5 मिलियन, क्योंकि कैश एंड बैंक अमाउंटेड टू 0.5 मिलियन है और 2 मिलियन है बैंक का, तो 2.5 मिलियन लिख देते हैं। ब्रॉड ऑन 2.5 मिलियन, कैरीड ऑन 4 मिलियन। कहता है कैश का नहीं रहा, लेकिन जो पड़ा हुआ है वो लिख देते हैं। डोनेशन के लिए जो हमारा कैश इस्तेमाल हो गया वो है 2.8 मिलियन। हम 1000 में कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को खत्म करो, 1000 में कर दो। ओके होगी बात? चले जी, सवाल है कि सर जिस साल मिला है उस साल हम उस साल लायबिलिटी में लिखेंगे, इनकम में तो तब लिखेंगे ना कि जब हमारी इनकम होगी। वो तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए उन्होंने हमें दिया है, तो हम डायरेक्ट ही उसको यूटिलाइज करते जाएंगे। सॉरी 4.2 मिलियन है, 4.2 मिलियन। चले जनाब आगे बढ़ते जाते हैं और काम करते जाते हैं। एक स्टूडेंट के मैसेज कि सर बैंक का क्यों लिख रहे हैं? देखिए कैश एंड बैंक का इकट्ठा ही अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि इसलिए सवाल अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें किसी जगह स्टेटेड नहीं है कि क्लियर कहां से हो रही हैं पेमेंट्स और रिसीट्स। तो इकट्ठा बैलेंस बना लेते हैं, उसी को साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। इसमें कोई परेशानी नहीं है, इकट्ठा भी बना लोगे अलग भी बना लोगे, कोई परेशानी नहीं है। तो आपने चीजें याद कौन से रखनी है? हमारी लायबिलिटी और रिसीवेबल्स हैं, लायबिलिटी और रिसीवेबल्स हैं उसमें सब्सक्रिप्शन के, और इसमें हमारी डोनेशन बढ़ गई 8 मिलियन में से 2.2 और 2.8 मिलियन माइनस करने के बाद। सबसे अच्छी ट्रांजैक्शन यहां पर भी मिलेंगी हमें। ये जी बड़ा पोर्शन इंपॉर्टेंट है अभी जो हम करने लगे। लिखा हुआ है CGC started purchasing Gulf Kits 2020 for sale as well as for rent purpose। सवाल समझ लगा? कहते हैं CGC ने गल्फ किट्स सेल भी की और रेंट के लिए भी, दो काम इकट्ठे। सेल के लिए करेगा ट्रेडिंग अकाउंट बना देते हैं, सेल के लिए क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट बना देते हैं। और जो रेंट के लिए है, जो चीज हम रेंट पे देते हैं वो हमारा एसेट होता है। अच्छा मुझे बताओ ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी या पीपीई में जाएगा? हमने गल्फ किट्स कुछ रेंट पे देनी है, कुछ सेल करनी है। सेल वाला तो चला गया ना इन्वेंट्री में, IS2 में। मुझे बताओ जो गल्फ किट्स में रेंट पे दूंगा वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी या पीपीई होगी?
वैसे ना एक शख्स ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कह ही दिया, मेरे भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग आती है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग आती है। गॉट इट? ये याद रखना, हर जगह रेंट को देखकर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं जाना। 20% ऑफ द परचेज वर अनपेड एट द ईयर एंड। कहता है 20% जो परचेजेस है ना वो हमने नहीं पे की। ये सारी चीजें हमने खुद फाइंड करनी है। 2/3 of the Gulf kit purchases made in 2020 had been added to inventory of Gulf kits for sale and remaining for rent। इसी साल बिजनेस शुरू किया है, ओपनिंग बैलेंस का तो जिक्र ही नहीं है। कहता है जितनी भी परचेजेस की है ना उसका 2/3 सेल के लिए रख लिया और 1/3 रेंट के लिए रख लिया। डन। अभी कोई इंफॉर्मेशन आगे फर्दर नहीं है। आगे वो कहता है जो सेल करता है वो कॉस्ट प्लस 40% पे करता है और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1 मिलियन फॉर सेल वाली। क्लोजिंग स्टॉक की चलो इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। क्या मिली इंफॉर्मेशन? क्लोजिंग स्टॉक। It was decided to transfer half of these kits into Gulf kits for rent at 30% of their cost। कहते हैं ये जो आपने 1 मिलियन लिखा है ना क्लोजिंग स्टॉक, इसका 50% आपने वो भी रेंट के लिए ट्रांसफर कर देना और वो भी किस वैल्यू पे? उसकी कॉस्ट के 30% पे, उसके कॉस्ट पे के 30% पे वो भी कर लेंगे। लेकिन अभी हमें कोई पता तो चले कि हमने खरीदे कितने हैं। जरा इंपॉर्टेंट चीज बता देखने लगा हूं। रेंट ऑफ गल्फ किट्स 650,000 आपको मिला। रेंट ऑफ गल्फ किट्स 650,000। क्या एंट्री पास करेंगे? कैश डेबिट, रेंट, इनकम क्रेडिट। कैश या बैंक डेबिट, रेंट, इनकम क्रेडिट। एक तो यहां पर चला जाएगा रेंट इनकम 650,000 कैश बुक में और दूसरा चला जाएगा रेंट इनकम इनकम के अंदर। बात हमें लगी? पहली बात तो हमने ये रिकॉर्ड कर ली। अगली चीज मेन है, कहता है जो ये पेमेंट्स हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट्स, आपने गल्फ किट्स की पेमेंट्स के लिए 4800,000 पे किया। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपने गल्फ किट्स के लिए 4800,000 पे किया। ऊपर वाली लाइन पे दोबारा चलते हैं, 20% से पढ़े जरा। 20% ऑफ द परचेजेस वर अनपेड। तो मुझे आप बता सकते हैं ये जो 4800,000 है ये टोटल परचेजेस है या टोटल परचेजेस का 80% है? ये जो पेमेंट्स की हैं, जो हमने ऊपर लिखा है 20% परचेजेस के बदले हमने अभी पैसा पे नहीं किया और नीचे उसने पेमेंट्स दी हैं, तो इसका मतलब है जो पेमेंट्स उसने दी हैं वो एक्चुअल में टोटल परचेजेस का 80% है। चले थोड़ी वर्किंग कर लेते हैं। यहां पर तो परचेजेस के नाम से जो पैसा आपका कम हुआ है ना वो तो हो गया ना 4800,000 सीधा सीधा 4800। लेकिन हमने तो कोई और काम करना है। परचेज रिकॉर्ड है जनाब 4800 जो कि 80% है और हमें चाहिए टोटल परचेजेस। तो टोटल परचेजेस कितनी होंगी? टोटल परचेजेस कितनी होंगी? 6000। इसका 2/3 फॉर सेल, इसका 1/3 फॉर रेंट। 2/3 फॉर सेल, 1/3 फॉर रेंट। जी 2/3 फॉर सेल कितना आ गया? 4000 और यहां पर कितना आ गया? 2000।
अब मैं कॉस्ट ऑफ सेल डायरेक्ट फाइंड करने जा रहा हूं, अगर आपको ना समझ लगे तो फिर वही फार्मूला लगा लेना। इस 4000 में 1 मिलियन क्लोजिंग स्टॉक है। इस 4000 की परचेजेस में 1000 क्लोजिंग है, तो आप बता सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल कितनी होगी? इस टोटल परचेजेस 4000 में 1000 क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्या आप में कोई बता सकता है आप में से कि कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? लेजर बना दूं? आपको पता है कॉस्ट ऑफ स्टॉक का लेजर कुछ ऐसे बनता है, या फार्मूला भी लिख सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं क्योंकि इसी साल बिजनेस शुरू किया है। क्लोजिंग स्टॉक 1000 का है, परचेजेस की 4000 की, कॉस्ट ऑफ सेल आ गया 3000। या डायरेक्ट आप कर सकते हैं ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग वाले फार्मूले से। वैसे भी कॉमन सेंस जिसके पास है उसे पता है कि टोटल खरीदे 4000 थे, 1000 रह गया, तो डायरेक्ट भी 3000 उसे पता चल रहा था। इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल 3000 है, कॉस्ट ऑफ सेल 3000। सेल फाइंड करके बताओ, ये पहली लाइन, इस लाइन का ये इतना पढ़ के सेल की वैल्यू क्या आएगी जब कॉस्ट प्लस 40% हमारे पास है प्रॉफिट? सीपीएस लगा दोगे, मतलब ये 100% है और हमें कितने चाहिए 140, तो सेल कितनी आ गई 4200। लो जाते जाते फिर मुझे जीपी भी बता दो, ग्रॉस प्रॉफिट भी 4200 माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। लो जनाब, ट्रेडिंग अकाउंट आपका ऐसे ही बच गया सादगी से ही, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल 1200, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल 1200। तो आप लिख लो जहां जहां भी लिखना है। कैश बुक में तो टोटल सेल्स आ जाएंगी ना 4200, जितना पैसा सेल करके आया, कैश डेबिट सेल क्रेडिट या बैंक डेबिट सेल क्रेडिट, वहां तो पूरा पैसा आ जाएगा। इनकम में कितनी अमाउंट आएगी? ट्रेडिंग अकाउंट इनकम में सिर्फ 1200 आएगा, इनकम में 1200 आएगा, और सेल हमारी 4200 की हुई, कैश बुक में पूरी सेल जाएगी, कैश टू सेल होगी ना एंट्री, या बैंक टू सेल, और यहां पर हमारी इनकम आ गई। चले जनाब वापस वर्किंग पे चलते हैं, क्योंकि अभी हमने और भी काफी वर्किंग करनी है। अब जरा गौर फरमाइएगा, ये 2000 हमने दिया हुआ है रेंट पे, ठीक होगी बात, और उसने कहा है कि आपने साल के एंड में इसका जो 50% है यहां से निकालना है, और उस 50% को 30% पे इधर ऐड कर देना है। अगर आप देखो ना आखिर में उसने क्या लिखा हुआ है, it was decided to transfer half of these kits into golf kits for rent at 30% of its original cost। इसका मतलब है बाकी जो 70% है वो हम नुकसान हो गया हमारा। 500 वाला एसेट हम 150 का लिख रहे हैं, 500 वाला एसेट हम 150 का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जो 350 है वो हमने अपने एसेट की वैल्यू कम कर दी, तो एसेट राइट ऑफ राइट डाउन कर देंगे। ओके होगी बात? चलेंगे यहां पर फिर आगे फर्दर, अभी इनकम और एक्सपेंस का तो हाँ एक्सपेंडिचर हो गया 350 का, वो लिख लो, एक्सपेंडिचर हमारा हो गया 350 का, वो लिख लेते हैं। यहाँ एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं, कोई इनकम आएगी तो ऊपर लिख देंगे लॉस ऑन ट्रांसफर,
जब हमने एक जगह से दूसरी जगह स्टॉक ट्रांसफर किया ना, 350 कम कीमत पे ट्रांसफर किया, 350 कम कीमत पर ट्रांसफर किया। चलें जी, नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। आगे काम बड़ा आसान सा है, साफ सुथरा सा है। एनुअल इंश्योरेंस पे आ जाओ। ये भी पेमेंट की है, पेड टिल 1 अप्रैल 121 तक। कितने महीनों की एडवांस पे की है इसमें? हमारा यह तो 31 दिसंबर 2020 को खत्म हो जाएगा, और ये है अप्रैल 2021 तक। कितने महीनों की एडवांस इंश्योरेंस है? 4 महीनों की। लो जनाब, इंश्योरेंस 660 टोटल है, डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 क्यों किया भला? 220 है इसमें एडवांस है, वो माइनस कर दिया। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एडवांस आ जाएगा, और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस इनकम एक्सपेंस आ जाएगा। और साथ हम एक और बुक बना रहे हैं, कैश बुक। उसमें इंश्योरेंस कितनी आएगी? 440 या 220? कैश बुक में इंश्योरेंस कितनी आएगी? कैश बुक में 660 आएगी। क्यों भला? क्योंकि पे तो हमने सारी इसी साल की है ना, कैश तो हमारा पूरा इसी साल क्रेडिट हुआ। कैश बुक में पूरा कैश इन या आउट आएगा इस साल का, उसमें से इनकम या एक्सपेंस में कितना जाना है वो हमने देखना है एक्रूअल बेसिस पे। सैलरीज कहते हैं 2800,000 की हमने पे की, इंक्लूडिंग 350 फॉर 2019। कहते हैं जिसमें 2019 की भी शामिल है। और जो 2019 की सैलरी पे की है हमने, अब क्या वो हमारे एक्सपेंस में आएगी या नहीं? 2019 वाली सैलरी हमारे एक्सपेंस में आएगी या नहीं? नहीं, क्योंकि वो तो 2019 की सैलरी है, वो 2019 की सैलरी है। कैश बुक में पूरी अमाउंट आएगी 2800, कैश बुक में पूरी अमाउंट आएगी, और वहां पर सिर्फ 2020 की सैलरी आएगी। 2450 250 माइनस 350। ओके होगी बात? नेक्स्ट, अदर एक्सपेंस 2320 2320, और कैश बुक में भी लिख देते हैं अदर एक्सपेंस 2320। अब आगे चलते हैं। कहते हैं सीजीसी हैज अ फिडेलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी एंड एनी कैश डेफिशिएंसी अप टू 2 मिलियन इज रिकवरेबल अंडर द पॉलिसी। मतलब अगर हमारा कैश का नुकसान, कैश चोरी 2 मिलियन तक आ जाए तो वो हमें इंश्योरेंस से पैसे मिल जाएंगे। मिले नहीं है अभी, मिल जाएंगे। हम देखते हैं अगर नुकसान 2 मिलियन तक होता है तो हम इंश्योरेंस से ले लेंगे, वो नुकसान में नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो गए तो वो एक्सपेंस में लिखेंगे। 2 मिलियन तक आए तो एक्सपेंस में नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इंश्योरेंस से मिल जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा आए तो वो एक्सपेंस में लिखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स और जनवरी 1 2020 हैड अ बुक वैल्यू 25 मिलियन। ऑल फिक्स्ड एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड 15% पर एनम। कहते हैं ऑल फिक्स्ड एसेट्स, कोई भी फिक्स्ड एसेट आपको नजर आए उसको 15% के ऊपर डेप्रिशिएट कर। जी जनाब, 25 मिलियन का 15% ले लें, और जो हमारा गोल्फ किट्स का स्टॉक है जिसको हमने रेंट पे देते हैं, वो स्टॉक नहीं है, स्टॉक तो IS2 में होता है। वो तो हमारा नॉन करंट एसेट है जो हम रेंट पे दे रहे हैं, उसका भी 15% हम डेप्रिसिएशन में लिख देंगे। रिसीट्स या पेमेंट्स और हमारी खत्म हो गई हैं या कोई रह गई हैं? रिसीट्स या पेमेंट सब्सक्रिप्शन वाली रह गई है। सब्सक्रिप्शन में टोटल कैश कितना आया था, कैश या बैंक, याद है? टोटल या कैश या बैंक कितना आया था?
14,850 जो लेजर बनाकर फाइंड किया था, 14,850 इसको क्लोज करेंगे। अगर हमारा बैलेंस बराबर आ गया तो हम समझेंगे कोई मसला ही नहीं है, कोई चोरी वोरी नहीं हुई। लेकिन अगर डिफरेंस आएगा तो वो होगा कैश मिस अप्रोप्रिएशन। तो टोटल कर लें जरा, डेबिट साइड का टोटल फाइंड करें जरा। हाँ जी, माइनस कर दो इसमें से 2800, माइनस कर दो 4800, 660 माइनस कर दो 2800, माइनस कर दो 2320 और माइनस कर दो 4200। कितना बैलेंस आ रहा है? कैश मिस अप्रोप्रिएशन कितना आ रहा है? ये सबका अलग अलग क्यों आ रहा है? कैश बुक आपके सामने है, फिर भी सबका अलग अलग क्यों आ रहा है? $2500। अच्छा, ये ज्यादा लिखा हुआ है। 2500 प्लस 650 प्लस 4200 प्लस 14,850 माइनस 2800 माइनस 4800 माइनस 660 माइनस 2800 माइनस 2320 माइनस 4200। ठीक है, मिस अप्रोप्रिएशन आ गया जनाब, लॉस 4620। इसमें से 2000 तो हमें इंश्योरेंस से मिल जाना है। 2000 हमें कहां से मिल जाना है? इंश्योरेंस से। तो इसके दो तरीके हैं, या तो जो इंश्योरेंस से मिलने हैं वो इनकम में लिख दो, सारे का सारा एक्सपेंस में लिख दो, या फिर जो इंश्योरेंस से मिलने हैं वो नेट करके लिख दो। यानी जो आपका लॉस आया है ना 4620, उसमें से 2000 तो हमें इंश्योरेंस से मिल जाना है, बाकी जो आएगा 2620 वो हमारा एक्सपेंस में आ जाएगा। ओके होगी बात? डेप्रिसिएशन भी लिख लो। एसेट कितने का था जनाब? 2500 25,000 25,000 मल्टीप्लायर बाय 15% और 2000 मल्टीप्लायर बाय 15%। इन दोनों की डेप्रिसिएशन आप लिख लो। 25,000 का 15%, 3750। 2000 का 15%, 300। कितने लोग ऐसे हैं जो ये एक सवाल पूछना चाहते हैं कि सर जो 150 ऐड किया था उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं ली? कितने लोग ऐसे हैं जो ये सवाल पूछना चाहते हैं कि सर वो जो 150 हमने ट्रेडिंग अकाउंट से उधर ट्रांसफर किया था 30% के ऊपर, उसको डेप्रिशिएट क्यों नहीं किया? कितने लोगों के दिमाग में ये सवाल है? बिल्कुल, फैजान ने सही पकड़ लिया सवाल को। वो साल के एंड में ट्रांसफर किया था तो इसलिए उसको डेप्रिशिएट नहीं किया, वो तो साल के एंड में डिसाइड किया था। लो जनाब, इनकम बता दो कितनी आ गई टोटल? 10,750 प्लस 650 प्लस 1200। 12,600। कितनी इनकम आ रही है? यही आ रही है 12,600। दो लोग बता रहे हैं। और एक्सपेंस का भी टोटल कर लो। $12,230। सरप्लस या डेफिसिट? सरप्लस आया या डेफिसिट? ओके की बात?
चलिए जल्दी से हम इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना लेते हैं, ताकि फिर एक और सवाल भी करना है, टाइम काफी हो गया जी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे आ जाए, जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ। नॉन करंट एसेट्स के अंदर 25,000 वाला एसेट की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई थी? 3750। माइनस कर देंगे 3750 और आंसर कितना आ गया इसका? 21,250। ये थे हमारे एसेट, फिक्स्ड एसेट्स। दूसरे एसेट्स थे वो किट्स जो पड़ी है हमारे पास। टोटल केस 2000 प्लस 150 माइनस 300। 2000 साल के शुरू में थे, 150 फिर ऐड किया और 300 की डेप्रिसिएशन आ गई, 1850। अगर आपने गौर से पढ़ा हो तो हमारे सिर्फ यही नॉन करंट एसेट्स हैं। ठीक होगी बात? अब आ जाओ करंट एसेट्स के ऊपर। करंट एसेट में सबसे पहले स्टॉक ही लिखते होते हैं। स्टॉक 500 का है, क्योंकि बाकी 500 तो 5 ट्रांसफर कर दिया था। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितनी है भला? अपनी वर्किंग चेक करके मुझे बता दो, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितनी थी? 300। कैश एट बैंक कितना है? 4.2 मिलियन। ये भी सवाल के अंदर गिवन है। इंश्योरेंस एडवांस कितनी है? इंश्योरेंस एडवांस वो जो 4 महीनों की फाइंड की थी, 220। इंश्योरेंस रिसीवेबल वो जो फिडिलिटी इंश्योरेंस से बनाई हुई है, 2000। बताएं कोई और करंट एसेट है आपके पास? कोई सा भी और करंट एसेट हो? खत्म। 7220 टोटल एसेट्स। प्लस करके बता दो। 30320 30320। नेक्स्ट जनरल फंड है। हाँ जी, जनरल फंड। कोई स्टूडेंट ने मैसेज किया है कि कौन सा इफेक्ट नहीं लेना, एक दफा मुझे देखने दें सर। जो कैश अकाउंट लेकर भाग गया सब्सक्रिप्शन वाला, उसका इफेक्ट हम ले तो चुके हैं। वो हमने लॉस अपने एक्सपेंस में लिखा नहीं है या नहीं लिखा? अपने एक्सपेंसेस में वो लिखी है अमाउंट। ये जो कैश लेकर भाग गया ना, वो अमाउंट लिखी है। अच्छा, हमारे पास ना जनरल फंड की अमाउंट सवाल के अंदर नहीं गिवन। जनरल फंड की अमाउंट सवाल के अंदर नहीं गिवन। हम इसको रिवर्स वर्किंग करके बैलेंसिंग फिगर लिख देते हैं, तो ये इसको हम बैलेंसिंग फिगर करके फाइंड करेंगे। वैसे तो एक और तरीका भी है, तमाम ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटीज माइनस कर दो। तमाम ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटीज माइनस कर दो। वो ज्यादा टेक्निकल और ट्रिकी तरीका होता है। इसमें ये होता है कि हमने इसको बैलेंसिंग फिगर डाल देना है। ठीक है, एड सरप्लस। सरप्लस कितना है? 37। उसके बाद आ जाओ लायबिलिटी के ऊपर। एक लायबिलिटी है सब्सक्रिप्शन वाली, वो हमने फाइंड की थी। कितनी है लायबिलिटी सब्सक्रिप्शन वाली? जो सब्सक्रिप्शन एडवांस है 13,400। ये वर्किंग हम कर चुके हैं। एक है डोनेशन वाली, वो जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में करवाई थी, वो कितनी थी भला? 8 में से 8 टोटल थी,
2.2 पहले और 2.8 इस, तो बाकी कितनी बच गई थी? 3000। टोटल थी 2.2 भी खर्च हो गई, 2.8 भी खर्च हो गई। डोनेशन के बाद और कौन सी लायबिलिटी थी? क्रेडिटर्स। टोटल परचेजेस थी 6000, जिसमें से 4800 हमने पे कर दिया हुआ था और 1200 बाकी पेएबल था। और बताया कोई लायबिलिटी है या नहीं? क्वेश्चन में देखें, और कोई पेएबल या सब्सक्रिप्शन, कोई लायबिलिटी है या नहीं? जी, सवाल देखें। सैलरीज ये पिछले साल वाली है, कोई भी चीज पेमेंट करने वाली हमारी नहीं है। देख लें, अगर कोई है तो बता दें, लिख लेते हैं। कितनी आ गई लायबिलिटी का टोटल? कितना आ गया? लायबिलिटी का टोटल कितना आ गया? 17,600। और टोटल हमने लिखना है 30,320। तो 30,320 में से माइनस कर दें 17,600। 30,320 में से माइनस कर दें 17,600, तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 12,720। और इस 12,720 में से ये 370 भी माइनस कर दें तो हमारे पास 12,350 ये बैलेंस फिगर आ जाएगी। ओके होगी बात? क्लियर है? चलें जी।